आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज बात नमाज पर हो रही तकरार की। जी हां, इस मुल्क में दहाइयों से सड़कों पार्कों में जुमे की नमाजें पढ़ी जाती रही हैं, तो वहीं अवामी मकामों पर भजन कीर्तन भी होते रहे हैं, लेकिन किसी को भारी एतराज नहीं रहा। लेकिन आज ऐसा हो रहा है। सवाल यह कि आखिर क्यों? क्या इस मुल्क के भाईचारे को किसी की नजर लग गई है, उसमें आग लगा दी गई है? वैसे इस्लाम के ताल्लुक से देखा जाए तो अपनी जात से भी किसी भी फर्द को तकलीफ ना पहुंचाने की तालीम देने वाले मजहब को मानने वालों को भी उन लोगों के एतराज को थोड़ा संजीदगी से लेना चाहिए जो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। और इसके साथ ही बात दरअसल वक्फ प्रॉपर्टीज की भी होनी चाहिए कि अगर उन पर हुए नाजायज कब्जे हट जाएं, उनका सही से इस्तेमाल शुरू हो जाए, तो शायद किसी को यूं पार्क और सड़कों पर नमाज अदा ही नहीं करनी पड़ेगी। करेंगे इन तमाम पहलुओं पर तफसील से बात, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद होगा एक खास पैनल। शुरुआत करते हैं आज का मुद्दा की। गुरुग्राम के सेक्टर 43 में जुमे की नमाज को लेकर शुरू हुए तनाजे पर अब सियासत भी हो रही है। हरियाणा के सीएम जहां मस्जिद में नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो सूबे के कद्दावर वजीर अनिल विज साहब इसे जमीन कब्जाने की साजिश करार दे रहे हैं। लेकिन दूसरी सियासी जमातें ऐसे मामले पर सियासत ना किए जाने की बात कर रही हैं। अब ये विषय ऐसे हैं जो एकदम जिसको कहना चाहिए बढ़ने लग गए नमाज के बाहर खुले में। तो हमारा कहना है कि नमाज पढ़ने के जो स्थान हैं, उन नमाज पढ़ने वाले स्थानों पर पढ़ना ही चाहिए। नमाज यानी मस्जिद में पढ़नी चाहिए, नमाज ईदगाह में पढ़नी चाहिए। और नमाज पढ़ने के लिए कोई उनका इस प्रकार का स्थान कम पड़ता तो अपने निजी स्थान के ऊपर निजी स्थान पर पढ़नी चाहिए। ये ऐसे विषय नहीं है कि जो सार्वजनिक स्थानों के ऊपर इसका प्रदर्शन हो। जिन लोगों ने रोका है यकीनन वो जिम्मेदार हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जिन्होंने देश के अंदर ये माहौल पैदा किया है। सीएम के इस बयान के बाद बवाल हो गया। चंद लोगों ने यह सवाल उठा दिया कि आखिर अकलियतों को नमाज पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है। तो वहीं अब हरियाणा वक्फ बोर्ड ने पूरे मामले को देखते हुए मकामी इंतजामिया को खत लिखकर 19 इमलाक और मसाजिद की एक लिस्ट सौंपी। लिस्ट में उन इमलाक और मसाजिद का जिक्र है जिन पर या तो नाजायज कब्जा है या मकामी लोग वहां नमाज पढ़ने पर एतराज करते हैं। वक्फ बोर्ड के मुताबिक अगर इन इमलाक से गैर कानूनी कब्जे हटवा दिए जाएं, तो नमाज के लिए होने वाली जगह की कमी खत्म हो जाएगी। सही बात यह है कि वक्फ बोर्ड की बहुत सी प्रॉपर्टियां पड़ी हुई हैं, उनमें से ऐसी भी हैं जो खुद सरकार की तहवील में है। तो इसका इंतज़ाम तो बहुत सहूलत से हो सकता है अगर सरकार की नेक नियति अगर हो, हमारी प्रॉपर्टियों को छोड़ दे या जब तक उनको इनखला हो उस वक्त तक उनको परमिशन दी जाए कि वो जहाँ मौका मिले नमाज पढ़ लें। हमारी मजबूरी है कि जितनी जगह जुमा होता है उन जगहों में बहुत थोड़ी जगह हैं और उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो बढ़ कर के बाहर निकल जाते हैं। इधर इस्लामी जानकार और उलेमा पूरे मामले की सख्त तनकीद करते हुए तनाजे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि धर्म के मामले में इस तरह की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए कि कोई भी धर्म का मानने वाला आहत ना हो। अगर हाँ नमाज पढ़ने से कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, अगर नमाज से आपको ये लग रहा है कि उस जमीन पर कब्जा हो रहा है, तो इस्लाम कभी भी इस चीज की परमिशन और इजाजत नहीं देता है। खट्टर जी को मालूम नहीं कि नमाज के अंदर 2 से 2.5 मिनट लगते हैं कुछ, लेकिन जो सड़क पे लंबे लंबे कीर्तन होते हैं और लंबे लंबे जुलूस होते हैं, उसमें पूरा पूरा दिन व्यस्त होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एम्बुलेंस वाले और मरीज और पेशेंट उसमें जो है परेशान रहते हैं। तो हम ये मांग करते हैं कि अगर वो पाबंदी लगाना चाहते हैं तो सब पे पाबंदी लगाई जाए। वैसे मुसलमानों को ये देखना होगा कि उनके नमाज पढ़ने से लोगों को सच में तकलीफ तो नहीं हो रही, क्योंकि इस्लाम अपनी जात से किसी को भी तकलीफ पहुंचाने से मना करता है। लेकिन नमाज पर जारी इस तकरार को देखकर हैरानी जरूर होती है, क्योंकि दहाइयों से इस मुल्क में अवामी जगहों में नमाजें और भजन कीर्तन होते रहे हैं। हिंदू बस्तियों में नमाजें और मुस्लिम बस्तियों में कीर्तन होते देखना कोई नई बात नहीं रही है, लेकिन नफरत और जहर की सियासत ने इस भाईचारे में आग लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।
वाकई देखिए ना, कितनी अच्छी बात थी कि हम दहाइयों से ये देखते आए हैं और जो मौजूदा दौर है उस दौर में रहने वाले जो अपने बचपन में वक्त जब गुजारते थे तो वो देखते रहे होंगे कि आस पड़ोस में पार्कों में और ईद और बकरीद की नमाजों के वक्त में भी सड़कों पर नमाजें हुआ करती थी। और इसका सिर्फ मुसलमान ही नहीं इसको खैर मकदम इसका करते थे, इसको अच्छी तरह से देखते थे, बल्कि हिंदू तबके के लोग भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पॉजिटिव लेते थे। और हम ये देखते हैं कि बचपन से ही हम देखते आए हैं कि तमाम मुसलमान बस्तियों में भी कीर्तन भजन होते रहे हैं, सड़कों पर होते रहे, दिन भर होता रहा है और सब लोग इसमें बाकायदा जाकर के शरीक भी होते रहे हैं, भले मजहबी अकीदत से नहीं लेकिन भाईचारे के नुक्ते नजर से। लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। ये क्यों, किसकी नजर लग गई है और आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, ये आज बहुत बड़ा सवाल है। इन सब के साथ साथ बात दरअसल वक्फ की प्रॉपर्टीज की भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि नाजायज कब्जे बहुत ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज पर हो रखे हैं। तमाम दबंगों ने, तमाम कुछ लोगों ने, मकामी लोग, सरकारी लोग, एजेंसीज, इन लोगों ने तो कब्जा किया ही हुआ है, लेकिन साथ ही साथ जो वक्फ को चलाने वाले लोग हैं, जो मैनेजमेंट में हैं, वो भी इसकी प्रॉपर्टी का सौदा करते हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और इस्लाम नमाज के ताल्लुक से क्या कुछ कहता है, यह भी बहुत अहम है। ये तमाम पहलू हैं और इस पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। अपने मेहमानों से आज आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं डॉक्टर जावेद जमील साहब। इसके अलावा हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु आचार्य विक्रमादित्य साहब जुड़े हुए हैं। वहीं इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं असद खान फलाही साहब, और इसके साथ हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में ही पैगाम इंसानियत के प्रेसिडेंट अमीर हैदर जैदी साहब, और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तर्जुमान हैं हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट में हैं जनाब फिरोज खान साहब। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। और चलिए बातचीत की जरा शुरुआत करते हैं, और शुरुआत असद खान फलाही साहब मैं आपसे करना चाह रहा हूं। हंगामा हो रहा है, हमने देखा है दहाइयों से ऐसा होता रहा है कि सड़कों पर, पार्कों में नमाजें होती रही हैं। आजकल हंगामा हो रहा है, लेकिन हंगामे से पहले जरा इस्लाम की नजर से देख लेते हैं कि नमाज को लेकर के क्या कुछ कहा गया है इस्लाम में, शरीयत में, और कहां पर नमाज की मनाही है, एक बात, और क्या इस तरीके से सड़क पर नमाज पढ़ना या रास्ता रोक करके या खाली जमीन पर पार्क में नमाज पढ़ने से वाकई इस्लाम भी मना करता है। किस तरीके से इसको देखें, हम जरा ये समझ। मुझे कुछ वक्त दीजिएगा ताकि मैं इन तमाम चीजों के ऊपर रोशनी डाल सकूं। जरूर, बुनियादी चीजें इसलिए आप अपना इस्लाम ने 5 जगहों पे नमाज पढ़ने से मना किया है। सबसे पहले कहा हम्माम, नहाने की जगह जहां पे इंसान गुस्ल करता है। दूसरा है कब्रिस्तान, तीसरा है कूड़े डालने की जगह, चौथा है बाथरूम वगैरह, और 5वीं जगह है शाहिरा, जिसे आप कह लीजिए चौराहे पर। पहली 4 चीजों पे जो नमाज पढ़ने की मनाही है वो नापाकी की वजह से और गंदगी की वजह से। सिर्फ चौराहे ही रखेंगे या फिर कोई भी रोड आवाजाही, उसकी मैं आ रहा हूं, उसके लॉजिक पे आ रहा हूं, उसके पीछे मैं लॉजिक बता रहा हूं कि पहली 4 चीजें वो गंदगी और नापाकी की वजह से मना की गई। चौथी चीज जो है शाहिरा पे मना जो किया गया वो इसलिए मना गया, चौराहे पे, सड़क पर या पार्क में, जो भी आप उसके आज के हिसाब से इस्तिलाह यूज कर सकते हैं आप, वो इसलिए ताकि वहां से रास्ता गुजरने का है और लोग वहां से गुजरेंगे तो नमाज पढ़ने से रास्ते का हाथ मिले तो दूसरे को तकलीफ पहुंचेगी, इसलिए शाहिरा पे मना किया। वह नापाकी कोई तस्वुर नहीं है। पहले की 4 चीजों पे नापाकी का तस्वुर है। अब आइए इसी चीज को फायदा उठाते हुए आज की मौजूदा सरकार ने जो ये स्टेटमेंट दे दिया कि पार्कों में और ऐसी जगहों पे नमाज ना पढ़नी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के अंदर एक पुरानी परंपरा और रवायत चली आ रही है जहां तमाम ही मजहब के मानने वाले लोग अपना सेलिब्रेशन कह लीजिए या अपने इस तरह के कोई भी मजहबी रसूमात जो हैं वो बाहर आके अदा करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि मेरे पास ये फ्रीडम है कि मैं राइट टू कोई भी रिलीजन चूज करूं और उसको प्रैक्टिस करूं, उसके साथ साथ हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उसको अदा करने में मुझे पूरी की पूरी मदद करेगा सरकार। ये सरकार की जिम्मेदारी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी मजहबी रसूमात को अदा करने के लिए सरकार सिक्योरिटी और प्रोवाइड कराएगी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। अब तो इसकी मिसाल वैसी है जो कल हमारे को सुनने को मिला, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि सड़कों पे और पार्क में नमाज ना पढ़ी जाए। इसकी मिसाल वैसी है कि अब ये कह दिया जाए कि लोग सड़कों पे कार ना चलाएं, क्योंकि कार पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसलिए हम कार ना चलाएं। बिल्कुल, ये दलील देखिए, ये दलील मैं दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं। एक बात कहने दीजिए, मेरी एक बात, मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा और सुन भी रहा हूं, लेकिन
कार चलाना, देखिए सड़क बनी ही कार मैं चलाने अब के आपको लिए। बता, चूंकि लेकिन नमाज पढ़ने के लिए सड़क नहीं बनी। मैं बता रहा हूं, अगर आप इसकी बात करेंगे तो फिर तो मस्जिद बनी है। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, अभी आपकी उस बात पे भी आ रहा हूं। चूंकि ये लोग अब असामाजिक तत्वों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस का फेलियर है, सरकार का फेलियर है उन लोगों को रोकने के लिए जो इस तरह का एक हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के अंदर नफरतें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर। अब आइए, आपने जो ओपनिंग रिमार्क्स में आपने दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर हजारों ऐसी मसाजिद हैं जो ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में, जिनके अंदर नमाजें नहीं हो रही हैं। ऐसी और बहुत सारे वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो LNDO के पास हैं, लैंड एंड डेवलपमेंट के पास 123 प्रॉपर्टीज जो अभी तक हैंडओवर नहीं की गई हैं वक्फ बोर्ड के पास। इस तरह की बहुत सारी जमीनें हैं जो कि मुसलमानों की थी, लेकिन उसके ऊपर मुसलमानों का कोई कंट्रोल नहीं है। आज इसीलिए बहुत जल्दी से एक फाइनल एक और चीज आपको जल्दी से जोड़ू, मैं इस पर आपका लूँ, फिर उसके बाद मैं बहस और बातचीत को खोलूंगा कि जो हो रहा है आप किस तरह से देख रहे हैं। आपने बता दिया कि यहाँ पे नमाज नहीं पढ़नी चाहिए या क्या है इस्लाम के नुक्ता नजर से नमाज पढ़ने की बात, लेकिन किसी खाली जमीन पर नमाज पढ़ने को लेकर के तनाजा या फिर पार्क में नमाज पढ़ने को लेकर के जो तनाजा हो रहा है उसको आप किस नजर से देखते हैं, इस पर क्या रिएक्शन है? अब इसका रिएक्शन यही है कि कुरान का जो हुक्म है उलिल अम्र मिनकुम, कि तुम में से जो लोग तुम्हारे हुक्मरान हैं उनकी बात मानना हमारे ऊपर फर्ज किया गया है। कि जो इस वक्त भी जो हमारे हुक्मरान है, ये सरजमीन जो कह लीजिए है तो अल्लाह की, लेकिन उस वक्त मौजूदा इस वक्त उन्हीं की हुकूमत है। हक बात करे या बातिल बात, कुछ भी बात करे तो उनका अहकाम, उनकी बात मानना हमारे ऊपर फर्ज है, ताकि किसी तरह का फितना इंसान का एक हदीस पेश कर दूं मैं, अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फितना जो है कत्ल से भी बड़ी चीज है। जो लोग फितना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उसको दबाने की कोशिश करनी चाहिए, उसको खत्म करने की, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए, रिजॉल्व की बात आपने कही, हम रिजोल्यूशन पर भी आएंगे, बात करेंगे, लेकिन आपने बहुत बुनियादी और अहम बातें कह दी। यासिर जिलानी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि देखिए ये तो बात आपने देखी कि किस तरीके की बातें कही गई और इस पर बवाल जो हो रहा है जानबूझकर पैदा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, लेकिन हुकूमत ये कह रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? अगर दहाइयों से ऐसी नमाजें अदा की जाती रही हैं, 5 मिनट 10 मिनट का वक्त लगता है, अगर नमाज अदा कर दी जाती है और लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, एक भी ऐसा मामला अभी तक नहीं नजर आया कि कहीं पर 5 मिनट के लिए जुमे की नमाज पढ़ी जाती रही और उस जमीन को कब्जे कर लिया गया हो। हालांकि ये हमने कई बार देखा है कि छोटे मंदिर बनते, बड़े मंदिर बनते, ये हम देखते हैं। क्यों आखिर इसको लेकर के तनाजा हो रहा है? क्या इसको बहुत आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता या बात का बतंगड़ नहीं बनाया जा रहा है? देखिए, मैं जब अपनी बात शुरू करूंगा, मैं ये पहला किस्सा नहीं या पहली बार इस सरकार में नहीं हो रहा है। हुडा की सरकार जब हरियाणा में थी तब भी इस तरह के कई बार किस्से आए हैं नमाज को लेके। लेकिन मैं तो सिर्फ एक हदीस को कोट करूंगा जिसमें कहा गया है कि चौराहे पे नमाज नहीं हो सकती, रास्ते में नमाज नहीं हो सकती है। और नमाज के लिए हमारे यहां भी रास्ते में नहीं हो रही वैसे। नहीं, सुन लीजिए, आपको उस जगह जो बवाल है वो एक बोर्ड लगा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है बाकायदा सरकार की तरफ से, LNDO की तरफ से एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि ये जमीन जो है सरकार की है और इस पे किसी तरह का अतिक्रमण या किसी तरह की कोई भी गतिविधि जो होगी वो नाजायज होगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस्लामिक तरीका में अगर कहीं भी रुकावट आ गई तो वहां नमाज जायज नहीं है। आपको मैं बता दूं, मुझे आप ये भी बताते चलिए कि कैसे कोई रुकावट आ रही है इस्लामिक नजर से। सुन लीजिए, नमाज पढ़ने की जो सबसे बेहतरीन चीजें बताई गई हैं वो मस्जिद है, हमारे मदारिस हैं, हमारी अपनी खानकाहें हैं, हमारी अपनी जगह हैं। और देखिए, मस्जिद सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मेरी बात, जल्दी कि आप नहीं, आपने मुझे टाइम दिया था, अगर आप मेरे से सुनेंगे तो मैं बात रखूंगा। बुनियादी बातें बुनियादी बातें मैं भी बता देता हूं, रिएक्शन लेना हो। नहीं, मैं भी बुनियादी बातें बता देता हूं, उसके बाद आपको सारी चीजें खुलासा सामने हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा शॉर्ट रखिए। हाँ, बिल्कुल शॉर्ट में। देखिए, नमाज हमें क्या सिखाती है? नमाज हमें इंसानियत सिखाती है, मोहब्बत, इत्तेहाद, भाईचारा का पैगाम देती है। अगर किसी जगह को लेके कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे लगता है कि क्या मुसलमान भाई नजीर नहीं पेश कर सकते? क्या उन्हें लगता? अच्छा देखिए, हमने भी बचपन से देखा है जब, और खास करके जुमे की नमाज, जो जुमे की नमाज होती है वही मस्जिद से, क्योंकि तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो वो मस्जिद से निकल के उसकी जो सफ़े हैं वो रोड तक आ जाती। लेकिन मैंने बचपन से बड़े होते हुए देखा है कि हमेशा वहां की इंतजामिया जो है वो पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को और उस इलाके के जो मेन लोग हैं उनको एक मैसेज दे दिया जाता है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हम यहां नमाज कर रहे हैं। यहां पे वो कोई चीज नहीं अपनाई गई। उसके बाद देखिए, सरकार को मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार को बिल्कुल आप कटघरे में खड़े कर दीजिए। सरकार ने गिरफ्तारी भी करी, सरकार ने गिरफ्तारी भी करी, लेकिन इतने बड़े इशू को, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, छोटा सा बड़ा इशू नहीं था कि मुख्यमंत्री को सामने मेरी बात कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपने बहुत अच्छी बात कही जी। आप देखिए, इस पर्टिकुलर मामले की बात कर रहे हैं, लेकिन तनाजा दरअसल सेक्टर 43 में नमाज होगी या नहीं होगी, जुमे की नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं, शायद उससे बहुत आगे बढ़ चुका है।
कि कौन लोग बढ़ा रहे हैं? नहीं, मैं बात यहां पर सिर्फ कर रहा हूं कौन बढ़ा रहा कौन नहीं। बात इतनी करनी है हमें कि क्या सिर्फ उस जगह को छोड़ दीजिए, तमाम जगहों की जो बातें होने लगी एक साथ, कौन कर रहा है या आप बेहतर जानते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन एक जगह से लेकर के आप हर जगह की नमाज के बारे में एक यकसा बात करने लगे। यहां पर अगर इस जमीन पर सेक्टर 43 की उस जमीन पर अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इत्तला कर दी जाए, बता दिया जाए और किसी तरह की परेशानी, मतलब जो सिस्टम आप बोल रहे हैं फॉलो करने के बाद वो कर लिया जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मुझे लगता है देखिए आपको उसके बाद भी यहां तक तो आपको एतराज तो वही था, मैं वही कह रहा हूं, अगर वो हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक बात आई हुई है कि अगर किसी मुसलमान की भी जमीन है और वो एतराज करता है तो वहां नमाज नहीं होती। बेशक अच्छी बेसिक चीजों को भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम हमेशा किसी भी मुद्दे को राजनीति से या हम हमेशा किसी भी मुद्दे को हिंदू मुसलमान क्यों कर देते, मुझे ये समझ में नहीं आता। नमाज अच्छी बात, देखिए नमाज को समझने की कोशिश कीजिए, नमाज, और हम ये नहीं चाहते बुनियादी चीजों को नहीं समझ रहे आज के मुसलमान और कहीं ना कहीं इस सियासत का हिस्सा बन जा रहा है। आप बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं जैदी साहब। ये जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं, असद खान फलाही साहब जो बात कह रहे हैं या फिर यासिर जिलानी साहब, लेकिन जो तनाजा है क्या वाकई इसको जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है? सिर्फ एक मकाम पर नमाज पढ़ने की बात आज बढ़कर के हर जगह खुले में नमाज या सड़कों पर नमाज की बात क्यों बन गई? हिंदुस्तान हदीस से नहीं चलता, संविधान से चलता है और संविधान में सभी धर्मों को बराबर का हक प्राप्त है। जो भी धर्म है हिंदुस्तान के अंदर, अकलियत है या अक्सरियत में है। हम स्वागत करते खट्टर के बयान का अगर वो ये कहते कि कल से हम ऑर्डिनेंस पास कर रहे हैं कि कल से हिंदुस्तान के अंदर, हरियाणा के अंदर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई धार्मिक गतिविधि नहीं होगी, चाहे वो जागरण की दुकानें हो, चाहे रामलीलाओं का मंचन हो, चाहे गणेश मंडप हो, सब पे प्रतिबंध लगाया जाता है और नमाज पे भी लगाया जाता है। लेकिन सिर्फ नमाज पे ही क्यों, रामलीलाओं के मंचन पे क्यों नहीं, सिर्फ नमाज पर ही क्यों? ठीक, गणेश पूजन पे क्यों नहीं, उन पे मंडप पे क्यों नहीं, सब पे प्रतिबंध लगा दीजिए, हम स्वागत करेंगे। लेकिन इस तरह के कहना चाहिए बयानबाजी या इस तरह का बयान देने से या इस तरह से कोई आदेश लाने से ये साफ साफ नियत नजर आती है। जी। और इसका हम विरोध नहीं, बल्कि देश के अंदर जो इस तरह की नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके लिए हम जैसे इंसानों को लामबंद होकर खड़ा होना पड़ेगा ताकि ये देश में नफरत ना पैदा कर सके। और जिस दिन से ये सरकार आई है सिर्फ नफरत नफरत और नफरत। अरे इंसान, देश बड़ा है, ये चीजें जो हो चल रही है ना, हदीसे कोड करना, आप कह रहे हैं हुक्मरान, अरे वो हुक्मरान वो थे जो बादशाहत का जमाना था। हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, यहाँ संविधान से देश चलता है। मौलाना फलाही साहब जो कह रहे थे कि साहब उसकी, चलिए ठीक, आपने अच्छी बात कही, लेकिन यही बात है कि एक कहीं ना कहीं नहीं ठीक है, इम्तियाजी सलूक क्यों, एक ऐसा सलूक क्यों नहीं? आचार्य जी क्या कहेंगे इस पर? अगर किसी चीज पर पाबंदी लगनी है तो फिर ऐसी हर किसी भी चीज पर पाबंदी होनी चाहिए, सिर्फ नमाज पर क्यों? देखिए, खुदा का नाम या परमात्मा का नाम किस लिए लिया जाता है? सामने वाले को दिखाने के लिए या उसको प्रसन्न करने के लिए? इस बात को हमें समझना पड़ेगा सही तौर पे। आज हम किसी को प्रदर्शन करने के लिए, किसी को दिखावा करने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं या मंदिर में बहुत बड़े बड़े घंटे लगा लेते हैं या कुछ और दिखाना चाहते हैं, तो उससे धर्म का वास्तविक अर्थ पूरा नहीं होता। आज हो क्या गया है, हम सब लोग एक ऐसी दौड़ में लग गए हैं कि मैं बड़ा, मेरा धर्म बड़ा और मेरे इस प्रकार के समाज को हम दिखाने में लग गए हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते कि उससे खुदा प्रसन्न हो? मुझे नहीं लगता कि किसी को दूसरे को देखकर, या मैं मंदिर में पाठ कर रहा हूं उसमें दिखावा कर रहा हूं तो उससे भगवान प्रसन्न होता होगा, या मैं बाहर रोड पे खड़ा हो गया दिखावे के तौर पे आज मेरे साथ इतने हजारों लोग एक साथ बैठ के कर रहे हैं, उससे ज्यादा भगवान को प्रसन्नता होती होगी। वो तो एक कहावत पुरानी है, ना में मंदिर, ना में गिरजा, ना में वो परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है। आप जहां मर्जी खुदा के लिए, ऊपर वाले के लिए इल्तिजा कर लें, इबादत कर लें, वो तो हर जगह से कबूल होगी। लेकिन हम सामाजिक तौर पे उस व्यवस्था को पालन तो करें, पूरे विश्व को देखें। पूरे विश्व में आपने सही बोला, लेकिन आचार्य जी, जैदी साहब जो बात कर रहे हैं, देखिए सबने नमाज को क्या कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं बात कर दी। इस्लाम है वो अलग है और यहाँ का इस्लाम अलग है। सऊदी के अंदर कहीं भी आप रोड पे जाकर कभी भी नमाज नहीं, मुझे नहीं दिखाई देती। मैं बहुत सारे विदेश में घूमा हूँ जहाँ पर किसी भी संविधान की बात छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए कि यहाँ वहां के मुसलमान पक्के हैं या यहाँ के मुसलमान पक्के हैं? इस बात को समझाने का प्रयास करें। सऊदी को छोड़ दीजिए साहब, आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर? अरे आप हर चीज के अंदर आप एक उदाहरण को लेकर चलते हैं और उसके बाद यहाँ आगे हिंदुस्तान संविधान से चलता है,
सऊदी अरब से नहीं चलता, ईरान से कुरान से नहीं चलता। हिंदुस्तान के अंदर संविधान में जो हकूक प्राप्त है वो मुसलमानों को हकूक प्राप्त है, वो बुद्धों को है, वो जैनियों को है, वो क्रिश्चियन को है, सबको बराबर का अधिकार। देखिए होने की बात करते हैं, यासिर साहब आ रहा हूं मैं, ठीक है सर, आचार्य जी मैं आ रहा हूं, चलिए ठीक है आचार्य जी मैं आ रहा हूं, अगर ये बात कुरान की बात माननी चाहिए ठीक है कैसी बात साहब, चलिए ठीक है, वो सबको अधिकार है, चलिए सब पर प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है आ रहा हूं आप दोनों के पास। संविधान फिरोज खान साहब देखिए, यहां पर बात आइन की भी हो रही है, संविधान की हो रही है, कानून की हो रही है, तो कानून के लिहाज से क्या बातें हैं जरा मैं चाहूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, जरा जल्दी से बता दें कि आखिर कानून और आइन क्या कहता है इस ताल्लुक में। देखिए शॉर्ट में तो वही है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। हमारे जो और बाकी लोग हैं उन्होंने ये बात कह दी है कि कानून एकसा होना चाहिए, लेकिन यहां पर मसला यहाँ का सऊदी अरबिया के किसी का भी मिसाल दिया जा रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमान किसी मैदान में जो नमाज पढ़ता है वो शौक से नहीं पढ़ता है, वो उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि जहां मसाजिद का इंतजाम नहीं है या जहां हमारा वक्फ लैंड है उसको भी सरकार कब्जा कर चुकी है, वहां पे नमाज पढ़ने के लिए परेशानी हो रही है। दूसरी बात यह कि पंचगाना नमाज की बात नहीं हो रही है, पंचगाना नमाज में मुसलमान अपने इलाके में नमाज पढ़ता है और मुसलमान खुद ही गाफिल है इससे। ये हफ्ते में एक बार यानी जुमा सवाल देखिए, ऐसी जगह जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, जैसे जैसे नए इलाके बसे हैं आजाद हिंदुस्तान में आजादी के बाद, तो उसमें जो है इंडस्ट्रीज बनी हैं, उसमें ऑफिशियल्स बने हैं, ठीक है, वहां पे घर बिल्कुल आप बुनियादी बात कह रहे हैं, मुसलमानों के नुक्ता नजर से बुनियादी बात कह रहे हैं। मैं जरा कानून के नुक्ता नजर से भी चाह रहा था सर की जल्दी से अगर आप एक दो पॉइंट्स बता देते कि इस तरीके से क्या नमाज पढ़ना गैर कानूनी है या फिर क्या है, इसको भी जरा बता दें। देखिए इसको किसी हिसाब से अतिक्रमण नहीं कहा जा सकता है। ट्रेसपास उसको बोलते हैं कि किसी जगह पर आप इस इंटेंशन नहीं, वो कानून के दायरे में बता रहे हैं, कब्जे में ले। अगर ये लॉयर है, सीनियर लॉयर है, तो ये आपको मैं कानून बता रहा हूँ। हाँ बताइए, जमीन है ठीक है सर, मैं उनको इनकी बात आ जाने दीजिए। ठीक है फिरोज खान साहब, ठीक है यासिर साहब आचार्य जी मैं आ रहा हूँ, आप दोनों के पास आ रहा हूँ। फिरोज साहब आप देखिए ये क्लियर कर दीजिए कि आप कानून के नुक्ता नजर से कानून के पॉइंट्स बता रहे हैं, आप अपनी जाती बात नहीं बता रहे, आप कानून के लिहाज से बताइए क्या ये इंक्रोचमेंट है या ये इस तरीके से आइन में इजाजत नहीं है क्या? हाँ बताइए जी। देखिए ट्रेसपास उस चीज को बोलते हैं जबकि कोई इस नियत से जाए कि फला जगह को कब्जा करना है और उसको परमानेंटली जिस जमीन पे सरकार की तरफ से बोर्ड लगा हो उसके ऊपर क्या कानून लगेगा? हम तो सीनियर लॉयर हैं, हमने भी लॉ की पढ़ाई आप उन्हीं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यासिर साहब आऊंगा मैं और एक बार फिर से मैं मौका दूंगा, फिरोज खान साहब को मौका दूंगा, लेकिन जावेद जमील साहब देखिए आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप इस्लाम के भी जानकार हैं, लेकिन आप एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी मामले को? क्या ये वाकई किसी एक जगह पर जुमे की नमाज अदा करने से ही मुतालिक बात है या फिर इसके पीछे गहरी सियासत या किसी तरह की साजिश आप देख रहे हैं? देखिए मैं इसको जावेद साहब आ रहा हूं, फिरोज खान साहब आऊंगा मैं आपके पास। जावेद साहब आपका जवाब मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए। पूरे हिंदुस्तान अब ये पूरा मसला मैं बता दूं क्या है, क्रिएट किया जा रहा है ये पूरा मसला यहाँ पर। फिरोज साहब मैं आ रहा हूं, फिरोज साहब आऊंगा आपके पास, दोबारा आऊंगा। जावेद साहब देखिए हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं और यहाँ की 98% आबादी वो है जो मजहबों में बिलीव करती है, ठीक है, वो सब मजहब को मानती है। यहाँ पर एक दूसरे की कद्र है। ये एंटी रिलीजन सोसाइटी नहीं है, ये प्रो रिलीजन सोसाइटी है। यहाँ का सेक्युलरिज्म भी एथिस्टिक सेक्युलरिज्म नहीं है बल्कि रिलीजियस सेक्युलरिज्म है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर लोग नमाज देखिए, जुमे की नमाज एक फर्ज है जमात के साथ पढ़ना, बाकी नमाजों का जमात के साथ पढ़ना फर्ज नहीं है। तो चूंकि जमात के साथ नमाज पढ़ना फर्ज है तो इसलिए मस्जिदों में भीड़ ज्यादा लग जाती है और उस मजबूरी के तहत लोग सड़कों पर आ जाते हैं। सर बेशक हम एक दूसरे के साथ रोक रहा हूं क्योंकि मैं जो
सवाल पूछ रहा था। हाँ, मैं यही बात कि क्या साजिश है या सिर्फ एक जगह नमाज पढ़ने की बात है? ये बड़ा क्लियर कट पॉलिटिकल साजिश है कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजन में और कम्युनलिज्म के अंदर फर्क नहीं समझ रही हैं। ये बुनियादी तौर पर रिलीजन का पॉलिटिसाइजेशन करके उसे कम्युनल रूप दे देते हैं। उसके पीछे नीयतें बड़ी साफ हैं कि पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, पॉलिटिकल एक सबके अपने अपने वोट बैंक हैं। उनको हासिल करने के लिए देखिए बदकिस्मती से जो हिंदुस्तान की सो कॉल्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये लगने लगा है कि अगर विद इन हिंदू कम्युनिटी जो रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा है, उनके अंदर जो रिफॉर्म चल रहा है, उसको जिसमें अपर कास्ट का और दलित्स का आपस के अंदर जो एक कॉन्फ्लिक्ट था उसमें अब कमी आ रही है। उस कमी का जो एक अच्छी चीज पैदा हो रही है, बहुत अच्छी चीज है, उस कमी को रोकने के लिए कुछ फोर्सेस आगे आ रही हैं, क्योंकि वो मोनोपोली चाहती हैं, वो पॉलिटिकल मोनोपोली चाहती है, इकोनॉमिक मोनोपोली चाहती हैं। और जिसे आज हिंदुत्ववाद कहा जा रहा है, वो दरअसल मेरे नुक्ता नजर से वो बनियावाद हो गया, यानी उसमें सिर्फ इकोनॉमी का एक सुप्रीमेसी है कि सीधी सीधी सियासत है और उसके पीछे पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ में जब उनका कॉम्बिनेशन होता है तो आपके पास भी बात करते हैं और नफरत की बुनियाद पर वो हर चीज के अंदर हिंदू ठीक है, कम से कम डिबेट्स होती हैं, डॉक्टर सारे मुद्दे हट दिए जाते हैं और सिर्फ मुद्दे हिंदू मुस्लिम पर। ठीक है, डॉक्टर जावेद जमील साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कम से कम वो तो ये मानते हैं कि इसके पीछे सियासत है, यानी कि आपस में जहर घोलने की सियासत। आखिर इसको हवा क्यों दी जाती है और किससे किसको फायदा मिलता है? कहीं ना कहीं समाजी जो ताना बाना है, इससे बहुत ज्यादा इसको नुकसान नहीं पहुंचता है। हम इस सब पर आएंगे और तमाम और भी पहलुओं पर बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। हम ब्रेक से लौटते हैं और फिर इस बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए, नमाज ईदगाह में पढ़नी चाहिए। तो ब्रेक से हम पहले इस बहुत अहम मौजू पर कि नमाज पर जो तकरार हो रही है, इसके पीछे क्या सियासत है या फिर हंगामा क्यों हो रहा है, इस पर हम बात कर रहे थे। तमाम जो यहां पर मेहमान मौजूद हैं अपनी अपनी बातों उन्होंने की और कहीं ना कहीं लब्बो लबाब यही निकला कि वाकई सियासत है, जहर घोलने की सियासत है हमआहंगी और भाईचारे में। ठीक है, लेकिन ऐसे मौजू पर सियासत होती ही क्यों है और हम सियासत का मौका देते ही क्यों हैं? चाहे हम मुसलमान तबके से ताल्लुक रखते हो या फिर हिंदू तबके से ताल्लुक रखते हो, मजहब की बुनियाद पर सियासतदानों को सियासत का मौका ना दे तो बेहतर है हम एक बेहतर मिसाल पेश करें, बहुत जरूरी है। लेकिन इसी पूरे मामले का एक दूसरा पहलू भी है कि वक्फ की जमीनें जो नाजायज कब्जे जिस पर हो चुके हैं या कहीं ना कहीं उस पर गैर कानूनी कब्जे हैं और वहां पर उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता, इसको अगर छुड़ा लिया जाए, इसका सही इस्तेमाल हो जाए तो क्या वाकई ये दिक्कत खत्म हो जाएगी? जरा इसको भी हम तफसील से समझते हैं और असद खान फलाही साहब हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और बहुत इन मामलों में भी जानकार हैं। फलाही साहब जरा बताइए कि वक्फ की जो जमीनों को लेकर के हरियाणा वक्फ बोर्ड ने बाकायदा एक लिस्ट दी है 19 ऐसी जगहों पर, और बाकायदा 2 एकड़ जमीन तो ऐसी है जहां पर हुडा यानी कि हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंक्रोचमेंट कर रखी है। अगर वो जमीनें छूट जाएं तो क्या वाकई सड़क पर नमाज नहीं होगी? क्योंकि देखिए अभी फिरोज खान साहब ने अपनी जाती बात कही, लेकिन बहुत अहम बात थी कि मुसलमान अगर सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उसकी खुशी नहीं बल्कि मजबूरी है। ठीक है, मैं आपको शुरुआत करूं। पहले तो मैं अपनी एक मिसकॉन्सेप्शन जो जैदी साहब ने ले लिया था कि उली अम्र मिनकुम का मतलब ये था कि मतलब अगर कोई भी जहां आप रह रहे तो स्टेट का लॉ आपको मानना पड़ेगा, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे आप। चलिए ठीक है, मतलब ये क्लियर हो गया। अब आइए सर हम कुछ और चले जाएंगे सर ना सर वक्फ बोर्ड जो है हिंदुस्तान का 3rd लार्जेस्ट डिपार्टमेंट है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। 1st नंबर पर रेलवे है, 2nd नंबर पर आर्मी और 3rd नंबर पर वक्फ डिपार्टमेंट है जिसके पास सबसे ज्यादा अभी भी है या फिर थी? अभी भी है, उसके बावजूद अभी भी है। अच्छा। क्योंकि अच्छी खासी जमीनें बेची जा चुकी हैं, अच्छी खासी जमीनों पे कब्जा किया जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद आपने तो सिर्फ 19 की आंकड़ा है। ये आंकड़ा सच्चर कमेटी का आंकड़ा है, ये मेरा नहीं आंकड़ा है। 1 लाख हिंदुस्तान की वक्फ प्रॉपर्टी जो है 1,20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी वर्थ है इसकी, वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान में। अब आइए हरियाणा पे, आपने तो सिर्फ इन्होंने अर्बन डेवलपमेंट के जो बात करी है, उसके अलावा इंडिविजुअल जो अलग प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन्होंने इंडिविजुअल लोगों ने कब्जा करके बैठे हुए। यही वो वजह है कि हिंदुस्तान की माशी हालत, मुसलमानों की माशी हालत भी खराब है और मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मजबूर है खुले आसमान के नीचे कि बारिश हो रही है, तेज धूप में किसको इबादत करने में मजा आएगा कि बारिश हो रही है और तेज धूप हो रही है और वो नमाज पढ़ेगा? ये मजबूरी है मुसलमानों की। बात को आगे बढ़ा दूं,
कि मुसलमानों की मजबूरी है। और ऐसे सिर्फ हरियाणा ही के नहीं, हिंदुस्तान की हर सरकार की और हर डिपार्टमेंट के, मैं कितने नाम गिनाऊं यहाँ पे, ऑन एयर नहीं गिना सकता, कि दिल्ली में ऐसी कितनी जगह पे जिनके सरकारों ने कब्जा करके बैठे वक्त की प्रॉपर्टी। इसमें जिम्मेदार सरकारें या फिर वक्त के जो इंतजामिया है? देखिए इसमें अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बोलूं तो इसमें ज्यादा जिम्मेदार खुद मुसलमान है, क्योंकि वाहिद एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका वाहिद एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके सारे के सारे जिम्मेदार मुसलमान होते हैं, सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा ही नहीं होता। मैं यही चाह रहा था कि कम से कम ये बात भी इनकी तरफ से आए, जो बात ये कहते हैं इस पे क्या कहते हैं। लेकिन सर पूरी बात होनी चाहिए, तस्वीर के दोनों पहलू देखने चाहिए, लेकिन कानून इस तरह बना दिए गए हैं कि उन इमलाक को, उन प्रॉपर्टीज को आप जो है कमर्शियल यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसका कुछ आप अपने तरफ से इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो होता में भी बेकार है। कम से कम मजहबी इस्तेमाल तो हो जाए, इदारे में इस्तेमाल हो जाए, तालीमी इदारे में इस्तेमाल हो जाए। मैं उसको वही बता रहा हूं कि सरकार की अदम तवज्जुही है, जरूरी थोड़ी है कि उन प्रॉपर्टी से पैसे कमाए जाए, उन प्रॉपर्टीज को सही तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए, कहीं ना कहीं मजबूरी भी है। दोनों ही जिम्मेदार हैं, एक पे आप नहीं कह सकते, लेकिन इसमें ज्यादा जिम्मेदार कहा जाता है। मुझे बताइए, मंदिर की जमीन में मॉल बना दिया जाए, उससे पैसे कमाए जाए? मस्जिद की जमीन में मस्जिद बन रही है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, आप लोग उसका मजहब के लिए, तालीमी इदारे के लिए इस्तेमाल की बात है। कमर्शियलाइजेशन क्या होगा? नहीं, मौलाना की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ और मैं आपको मैं ज्यादा दूर का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, कोई कुछ नहीं कह रहा है सऊद भाई, ज्यादा दूर का एग्जाम्पल नहीं दूंगा। इन्होंने एक बहुत सच्ची बात कही कि आज जो मुसलमानों की हालात है, मुसलमानों की वजह से, दिल्ली वक्फ बोर्ड का मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। दिल्ली वक्फ बोर्ड में शीला दीक्षित की सरकार थी, उसका एक चेयरमैन था जिसने आधी दिल्ली की वक्फ बोर्ड की जमीनें बेच दी। मौजूदा कुछ दिनों के लिए एक चेयरमैन ये मौजूदा केजरीवाल की सरकार ने बनाया, वहां तो जमीन तो छोड़ दीजिए, वहां खाना और कपड़ा तक बेच दिया। ये हालत है मुसलमानों की। मेरे कहने का ये मतलब है कि मुसलमान अपने आप से, हरियाणा वक्फ बोर्ड का जो मुतालबा है, अगर उस मुतालबे पर अमल हो जाए तो कितना फर्क नहीं करेंगे ना। जिसको आपने दिया, आप जिसको इंचार्ज बनाते हैं वही लुटेरा निकलता है, वो कैसे होगा? आप बताइए। और आप दूसरों से सवाल करते हैं, आप कहते हैं कि सरकारों ने जब्त कर ली। आपके अपने लोग जब कमजोर हैं, के लिए तो वो बेकायदा लोग जब तहरीरी तौर पर दरखास्त कर रहे हैं ना, तरक्की नहीं कर पाएंगे। चलिए आप इसी दिल्ली के आंदोलन पार्क को बेच दिया, इसी दिल्ली के मेहरौली में इतनी जमीनें बेच दी। और जा रहे हैं वक्फ के लेकर के हम बात नहीं कर रहे, सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं। सॉल्यूशन की दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात करी, एलएनटीओ को इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन दिए जा चुके हैं कि 123 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को हवाले की जाए। अभी तक एलएनटीओ ने उसका हैंडओवर नहीं दिया। ठीक है सर, देखिए हम बहुत पेचीदगियों में चले जाएंगे, हम उसकी बात नहीं कर रहे। नमाज पर जो तकरार है और उसका सॉल्यूशन के तौर पर हरियाणा वक्फ बोर्ड अगर जाकर के तहरीरी तौर पर मकामी इंतजामिया को कहता है कि इन 19 अमलाक पर कब्जा हटवा दीजिए, नाजायज कब्जे हो रखे हैं, इसको हमें दे दीजिए, तो कितना असर पड़ेगा? हम इस पर बात कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जरूरी इस पर ही है। ठीक है, मैं आऊंगा जैदी साहब, अगर ऐसा हो जाए, अगर गैर कानूनी कब्जे हट जाएं तो क्या वाकई फर्क आएगा, जैसा कि हरियाणा वक्फ बोर्ड कह रहा है? क्योंकि यहां पर यासिर जिलानी साहब कह रहे हैं कि जो लोग इंतजामकार हैं वो लोग ही गलत कर रहे हैं। असल में यहां पर तो मामला बिल्कुल अलग है। वो तो खुद कह रहे हैं कि भाई इन 19 इमलाक को हमारे हवाले कर दो। देखिए सऊद भाई, एक चीज होती है, जब भी मुसलमानों के हकूक की बात होती है तो हम कोट करने लगते हैं सऊदी अरब को या किसी और मुस्लिम ममालिक को। वहां का संविधान हिंदुस्तान में लागू नहीं होता है। हम हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में रह के बात करें तो बेहतर है। उलुल अम्र, ताना बाना बिल्कुल अलग है। उलुल अम्र में अगर जालिम बादशाह आ जाता है तो इस्लाम नहीं कहता कि उस उलुल अम्र की तस्दीक की जाए। यजीद एक एग्जाम्पल है जिसकी कोई मुसलमान तस्दीक नहीं करता, वो उस वक्त का उलुल अम्र था। सुन लीजिए, उस वक्त का उलुल अम्र था। मैं सुन लीजिए, मैं वही नहीं आ रहा हूँ सर, उस पर ही आ रहा हूँ। मौजूदा बादशाह, मौजूदा सरकार, मैं उस पर ही आ रहा हूँ। देखिए यासिर साहब, आप मुझे लग रहा था कि आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन आप उलुल अम्र का जालिम है, हिटलर है, तो उसे नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, आप संविधान अच्छी बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, प्रियम्बल की बात कर रहे थे, संविधान के तहत काम करते हैं। आपका नैरेटिव चेंज हो गया। अभी सॉल्यूशन पे नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल, यही कहना चाह रहे हैं जो जिंदगी में खंडन करने वाली बात। संविधान में इनकी विचारधारा
की लोगों का इतिहास उठा के देख लीजिए, कम्युनिस्टों ने क्या किया, किस तरह से दुनिया में बाया, हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दिया, हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दिया, पूरी वामपंथियों की जो विचारधारा रही है पूरी दुनिया जानती है। माओवादियों ने किस तरह से जघन्य हत्याएं करते हैं भारत के अंदर, सबकी आवाज किसी की आवाज नहीं जा रही है, किसी की आवाज नहीं जा रही है, किसी की आवाज नहीं जा रही है। आचार्य जी जज्बाती नहीं होते और इस हम टॉपिक पर आ रहे हैं। ठीक आचार्य विक्रमादित्य, ठीक है आचार्य विक्रमादित्य, गैर संवैधानिक बात कर रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, ठीक है जी सलाम आप लगी नहीं रहे कि इंसानियत का पैगाम कह रहे हो, आप कह रहे हो वामपंथी विचारधारा के आप तर्जुमान की तरह बात कर रहे हो, आप पैगाम इंसानियत के तर्जुमान की बात करो, आप बात करो, अरे क्या बात कर रहे हो? आज इस देश के अंदर बैठ कर आप कहते हैं जालिम सरकार है, ठीक है आचार्य जी आपकी बात आ गई, 80% लोगों ने ठीक आचार्य जी आ गई आपकी बात, आप बिल्कुल मौजूद से अलग होकर के बात कर रहे हैं, आ गई बात। जी सलाम ऐसी किसी बात की भी हिमायत नहीं करता है। जैदी साहब जल्दी से आपकी बात, सर टॉपिक पर रहिएगा। जैदी साहब टॉपिक पर मौजूद बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। अरे मैं नहीं लेता हूँ, जो कह दिया वो कह दिया, अगर जालिम है तो उसकी हिमायत नहीं हो सकती, सबका नजरिया हर चीज के लिए अलग है। आप देशपंथी विचारधारा के जो आप स्पोक्सपर्सन बनते वही रखिए अपने आप को, पैगाम इंसानियत का चोला मत पहनिए, सुन लीजिए भाई, पैगाम इंसानियत का चोला उतारिए, फिर ये बात करिए। आप फिर बात करिए, टॉपिक पर वापस आ रहे हैं। चलिए ठीक है आचार्य जी और मौजूदा हुकूमत के एक बहुत अहम, आप कहीं ना कहीं सबकी आवाज नहीं जा रही सर, मैं आवाज डाउन करवा रहा हूँ, आवाज डाउन की जाए, आवाज डाउन 3 मेहमानों की आवाज डाउन, 3 मेहमानों की आवाज डाउन, सर आवाज डाउन हो गई, सर आवाज डाउन हो गई, सर आपकी आवाज डाउन हो गई, सर आवाज डाउन। सर मैं देखिए बहुत अहम मौजू है और बिल्कुल खराब हो रहा है, पूरा वक्त जाया हो रहा है, इस अहम टॉपिक पर अहम डिबेट हो रही है, उसको खराब ना करके जाया ना करके हम टॉपिक पर हैं, जल्दी से रखिएगा सर। आचार्य जी बात हो गई सर, आचार्य जी विक्रमादित्य साहब बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है उसे दूसरों करेंगे। आज ऐसा माहौल बनाना है कि देशद्रोह की बात समाधान बता रहा हूं, इसका समाधान बता रहा हूं, देश की समाधान बता रहा हूं, ऐसे कोई फायदा समाधान ऐसा आचार्य जी जो मैं कहता हूं आचार्य जी गैर मुनासिब, अगर जालिम हुकूमत है, उलुल अम्र अगर जालिम है तो संवैधानिक सरकार है, चुनी हुई सरकार है, हुकूमत जालिम है, कभी दलित का घर चलाती है, कभी मुसलमानों के घर चलाती है, आचार्य पूरी तरह से डिबेट खराब हो रही है। ठीक है जैदी साहब और आचार्य जी आप दोनों को रोक रहा हूं। जावेद जमील साहब आप मुझे ये बताइए, ये यहाँ पर जिस तरीके की बातें हो रही हैं बिल्कुल मौजू से अलग है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कम से कम इस टॉपिक पे बात कीजिए। मैं जैदी सर आऊंगा आपके पास। देखिए मैं उस बात को भी वजाहत कर दूं कि देखिए ये बात बिल्कुल सही, इतना जैदी साहब ने सही कहा कि उलुल अम्र का मतलब सर फिर वहां पर हम नहीं जा रहे, नहीं वहां नहीं जाना सर, हमको जाना ही नहीं है वहां पर। नहीं सर अगर जहां जाएंगे तो बात खराब ही होगी, आपको समझना चाहिए। सर मैं आपसे कुछ और सवाल पूछ रहा हूँ, तो आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना। सर आप मेरी बात का जवाब नहीं देंगे तो ऐसा ही होगा। सर मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, चलिए मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से लौटते फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा ब्रेक। नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए, नमाज ईदगाह में पढ़नी चाहिए।
ब्रेक से हम वापस लौट आए और ब्रेक से पहले बहुत हंगामा हो रहा था, लेकिन हंगामा दरअसल टॉपिक पर नहीं हो रहा था, मौजू पर नहीं हो रहा था, इसलिए हमें ब्रेक भी लेना पड़ा। लेकिन हम जरा टॉपिक पर आने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मसले को लेकर जो हंगामा हो रहा है, एक हल की बात कहीं उम्मीद नजर आई है क्या? वाकई उससे इस पूरे मामले का हल होगा? वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं अगर उनसे नाजायज कब्जे हट जाएं तो क्या मुसलमानों को कभी किसी मजबूरी में सड़क किनारे या फिर सड़क पर या खुले आसमान के नीचे नमाज पढ़ने या इबादत करने का एक तरीके से की जरूरत नहीं पड़ेगी? इस पर हम जरा तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए कुछ पैनल मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त असद खान फलाही साहब और अमीर हैदर जैदी साहब नहीं है, बाकी 4 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज खान गाजी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, कानून के नुक्ता नजर से तो आप बता रहे थे कि किसी भी तरह से ये इंक्रोचमेंट नहीं है, लेकिन यासिर जिलानी साहब इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा इस बात को आप इसकी एक बार फिर से वजाहत पेश करें कि असल में क्या कहता है कानून, क्या कहता है हमारा आईन इस मामले में, क्योंकि हम देखते रहे हैं कि खुले में चाहे वो भजन कीर्तन करना हो या फिर रामायण के मंचन हो, स्टेज पर लगा करके अवामी जगहों पर या फिर खाली जमीन पर नमाज अदा करने की बात हो जुमे की, ऐसा होता रहा है। तो आज इसमें इसको लेकर के नाराजगी या फिर एतराज जताया जा रहा है, तो असल में कानून क्या कहता है यह जानना जरूरी है। एंकर साहब, एक तो गुजारिश ये है कि अगर इसी किस्म के झगड़े लोगों को सुनाना है तो 1 घंटा का टाइम बर्बाद करना किसी हिसाब से मेरे लिए जायज नहीं है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, इसीलिए पूरी कोशिश रहती है कि इस तरह से वक्त जाए ना हो। बहरहाल मैं चाहूंगा कि आप भी कम से कम टॉपिक पर आ जाए सर, उस मौजू पर आ जाए। अब मैं बता रहा हूं, मैंने आपका सुन लिया, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी जगह पे अगर कोई धार्मिक कस्टम चला आ रहा है तो वहां पर जो है उसको इस तरह से रद्द करना बगैर किसी ऑर्डिनेंस के, बगैर किसी इसके मतलब कि एक सेंटेंस बोल देना, वो इसी तरह से है जैसे कह दे कि या तो हिंदुस्तान रहें या तो पाकिस्तान जाएं। मैं उनके इस स्टेटमेंट से वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो मनुवादी ताकतें वो पिछले 4 साल बार बार बात कर रही है, ठीक नहीं, पूरी बात नहीं। कौन कहता है? जो कहता है मुसलमान कहते हैं, मुसलमान कहते हैं कि हमें पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। बताइए कौन पाकिस्तान चला गया? मुसलमान। मनुवादी ताकतें जो हैं वो पिछले 4 साल से परेशान हो गई है। दिल्ली में एक संस्था चलाता हूं, जितना यहाँ पर मूल निवासी, देखिए आ गए अपने असल मुद्दे पे। वकील साहब, ये आप बुलाते हैं इंटेलेक्चुअल मुसलमानों को, ये एक एजेंडे के साथ इन लोगों का दिमाग ही नहीं खुला। ये मुसलमानों के फायदे की बात नहीं करते, ये मुसलमानों को हाशिए में ले जाने की बात करते हैं। ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं सर, पूरी बात उनको कहने का हक है सर। यहाँ पर नहीं, मैं नहीं आप और इजाजत नहीं दूंगा सर, बीच में नहीं करिए, पहले पूरी बात आ जाए उसके बाद सर मैं अगर आपके पास आऊंगा आप उसका जवाब दीजिएगा ना सर। आचार्य जी, ये ठीक बात नहीं है, बिल्कुल सर, मुझे माफी के साथ कहना पड़ रहा है सर, लगातार आधे घंटे से यही हो रहा है। नहीं सर, कोई गलत बात बोल रहा है आप उसको सही करिएगा ना, जब आपका मौका है सर, आपका मौका है तब बोलिएगा सर। आचार्य जी, मैं आपके पास नहीं आ रहा हूँ क्या? मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, उसके लिए अगले को अपनी बात कहने दीजिए। आचार्य जी, बात तो पूरी हो जाए उनकी बात तो पूरी हो जाए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं सर, मुझे ऑनर आपको टोकना पड़ रहा है बार बार सर, आप मेरी बात समझ तो लीजिए। हाँ तो ठीक है, तो दूसरे को मौका दीजिए ना सर। आप संविधान की आइन की बात कर रहे हैं, आप आइन की बात कर रहे हैं, आइन के हिसाब से उनको बोलने नहीं दे रहे सर, आप जबरदस्ती उकसा रहे लोग। ठीक है सर, ठीक है सर, सर पूरी वक्त खराब हो रहा है हिसाब से मैं बोल रहा हूं। फिरोज साहब, मैं आप अपनी बात सर ठीक है, हमारा कहता है कि सबके साथ बराबरी का हक होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जहां मनुवादी ताकतें बैठी हुई हैं वो कानून को एकसा इंप्लीमेंट नहीं कर रही हैं। हमारी जितनी वक्फ बोर्ड हैं वो लिखते लिखते थक गई, उनके हाथों में डिग्रियां हैं, 5,000 करोड़ रुपए लेकिन जहां मुलवादी बैठे हुए हैं 5,000 करोड़ रुपए सर बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य सर इस तरीके से पूरी डिबेट सर कोई सॉल्यूशन की बात नहीं है सर। आचार्य जी हम ये बात ही नहीं कर रहे कि किसने कितना पैसा दिया, किसका कितना पैसा अलॉट हुआ। जावेद साहब और आप बताइए सर, ये यहां पर हम देख रहे हैं
कि बात भी नहीं आने दी जा रही है और बात भी एक आदमी नहीं कह पा रहा। ठीक है, आपको उससे इत्तेफाक नहीं रखना, आप अपनी बात करिए, मैं उसके लिए आपको वक्त दूंगा। मुझे बताइए ना, 4 दिन के सर बाद आप मौका ही नहीं दे रहे सर आप दूसरे का मौका खाएंगे तो ठीक नहीं है। सीएम का बयान दिखा दीजिए, जावेद साहब, मंत्री का बयान दिखा जावेद साहब, वही पाकिस्तान शब्द यूज नहीं किया गया, उसके बाद आप कह रहे हैं पाकिस्तान बोलने नहीं दे रहे, आप चुप शब्द बता रहे हैं। चुप की बात नहीं है ना, आप कैसे चुप हो जाइए, आप चुप यहाँ पे चुप रहने नहीं है। आप मुझे वो बताइए कि कहाँ पाकिस्तान किस मंत्री सर दूसरे को तो बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? आप मत चुप होइए, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको चुप होने के लिए, लेकिन दूसरे को तो बोलने दीजिए ना। जिलानी साहब खुद बताएं कि कैसे कहाँ किसने पाकिस्तान यूज किया। मुझे बहुत अफसोस है सर आचार्य जी, मुझे बहुत अफसोस है कि पूरा वक्त जाया किया है कि आप इस ऐसे चैनल पे बैठकर आप ये बात सुन रहे हैं यहाँ पे कि सरकार। सर आप उसकी बात अपनी रखिए ना, उन्होंने तो पूरी बात भी नहीं बोली, यूज नहीं किया, उसके बाद आगे सरकार के पास है वो आपकी जमीन है, शर्म आनी चाहिए। कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी सरकार खाली नहीं कर रही है, ये मैं कह रहा हूं। अब बिल्कुल जावेद साहब, मैं आ रहा हूं यासिर साहब, जावेद अब मैं लास्ट में आऊंगा और मैं आचार्य जी के पास अब नहीं जाता हूं क्योंकि वक्त नहीं है, पूरा वक्त उन्होंने वैसे ले भी लिया। जावेद साहब, ये जो देखिए तमाम बातें हैं, एक सियासी तज्जियाकार की नजर से सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, वक्फ बोर्ड ने एक बात कही कि हमारी अगर इमलाक को खाली करा दिया जाए तो उससे एक रास्ता निकलेगा। क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होता है तो क्या ये एक रास्ता है? नहीं, ये रास्ता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होगा कि पूरा इंडिया की बात नहीं मैं कर रहा हूं, पूरा इंटरनेशनल लीगल सिस्टम ऐसा है कि फैसले 15 और 20 और 25 और 30 साल तक भी कोई फैसले नहीं होते, मुकदमे चलते रहते हैं। और जो अभी बात हो रही थी कि एक सरकार दूसरी सरकार, पार्टियों के लोग जो बैठ जाते हैं वो सिवाय एक दूसरे अगर ऐसा हो जाए तो के अलावा पॉसिबल है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। ये है कि कोई भी सरकार आती है, किसी भी पार्टी की सरकार आती है, सारी पार्टियों की सरकार गलत इकदाम करती है जिससे औरों को हक है आवाम को उसके खिलाफ एहतजाज उठाए। चलिए ठीक है यासिर साहब, मैं माफी के साथ कि आपके पास आ नहीं पा रहा हूं, मुझे लगातार कमांड मिल रही है, बस बिल्कुल भी ज्यादा एकदम नहीं आ पाऊंगा। जो लोग मनुवादी सोच की बात करते हैं उन्हें कम से कम सलमान खुर्शीद जैसे नेता के से ये सवाल करना चाहिए कि उनके खून के, मुसलमानों के खून के दामन अफसोस है उनके कुर्ते के कुर्ते में लगे हुए हैं, उनसे सवाल नहीं करेंगे। इस 4 साल की सरकार से सवाल करते हैं, आप अफसोस की बात है। ठीक है सर, जब तक आप हमारे साथ जुड़े, आप चारों हमारे साथ जुड़े, बातचीत का हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ ही हम ये जरूर बताएं कि ये अफसोस है कि कहीं ना कहीं जो हम एक अहम मौजू को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, उस मौजू के हल की तरफ हम नहीं बढ़ पाए, कहीं ना कहीं वक्त जाया हुआ। लेकिन वक्त से हम बंधे हुए, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब बात जरा कर लेते हैं आखिर में जी सलाम की मुहिम की। जी सलाम की मुहिम के तहत आज हम पहुंचे हैं पंजाब के शहर मलेरकोटला। यहां के वक्फ बोर्ड दफ्तर में 70% आबादी मुस्लिम लोगों की है। तमाम रियासतों की तरह पंजाब वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली मिल्कियत पर भी लोग नाजायज कब्जे किए हुए हैं। इसी पर देखिए जी सलाम की यह मुहिम। वक्फ एक अरबी लफ्ज है जिसका मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो अल्लाह के नाम पर दान की गई है, जिससे उसका इस्तेमाल गरीबों की भलाई के लिए हो सके। हिंदुस्तान में वक्फ तंजीमों का वजूद 800 साल से है। आगाज हुआ मुस्लिम बादशाहों की जानिब से। वक्फ की गई जमीनों की देखभाल करने से मुल्क में अब वक्फ बोर्ड के नाम करीब 3 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। 4 लाख एकड़ के करीब तो जमीन ही है। रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, लेकिन ज्यादातर प्रॉपर्टी तनाजात में घिरी हुई है। वक्फ के इमलाक पर रोज गैर कानूनी कब्जों की खबरें आती रहती हैं। इसके पीछे वक्फ बोर्ड के अफसरान की लापरवाही कहिए या फिर उनकी कमजोरी कि जितनी भी जमीन पर कब्जे हुए, बोर्ड उन जमीनों को वापस नहीं ले पाया है। जी सलाम की मुहिम के तहत हम ऐसी ही जगहों पर ऐसी ही जमीनों का जायजा ले रहे हैं जो गैर कानूनी तौर पर कब्जा ली गई है या फिर बोर्ड की नजरअंदाजी का शिकार होकर बदहाल है। इसके लिए आज हम पहुंचे हैं पंजाब के मलेरकोटला, जहां वक्फ बोर्ड अपनी ही मिल्कियत पर नाजायज कब्जा छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। बोर्ड की जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों में सभी मजाहिब के लोग शामिल हैं। सबसे अफसोसनाक हालात यहाँ के कब्रिस्तानों के हैं, जहाँ मकामी लोग नाजायज कब्जा जमाए हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने मुर्दे को सुपुर्द खाक करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे प्लाट ऐसे हैं जिनके ऊपर गैर मुस्लिम का भी कब्जा है और गैरों का कब्जा है, और जो उनकी इनकम है वही इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको इनकम के लिए अपने कब्जे में लेना चाहिए। यहाँ पर तो पंजाब में तो बहुत सी जगह पड़ी हैं जो जिनकी अमाउंट भी करोड़ों में है, और जैसे नई सरकार आती है, जब कुछ भी होता है तो चेंजिंग नहीं आती, वो क्या करते हैं
अपनी प्रॉपर्टी को सेल की हुई है और उनको क्या करते हैं, वो अलग से पैसे देके उन पे कब्जा अपना शो कर देते हैं। जब हमारी टीम ने रियासती वक्फ बोर्ड से इस बात की जानकारी लेनी चाहिए तो उन्हें सब कुछ काफी नॉर्मल लगा, यहाँ तक कि वो अपनी सफाई देने लगे कि वो तो अपना काम बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने अपनी हुसूलियाबियां गिनवाई और इस मामले में कार्रवाई की बात की। स्कूल अदारे हैं जिसमें स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनके तालीमी मियार को ऊपर उठाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनको तालीमी मियार जो है उनका स्लो है उसको बहुत ऊंची सतह पे ले जाएं। उसके लिए हमारी हर तरह से कोशिश चल रही है। ख़ासकर डिस्ट्रिक्ट संगरूर में हमारे जो इस्लामिया गर्ल्स स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी, इस्लामिया बॉयज़ स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज है, हलीमा हॉस्पिटल है, उसके लिए हमारी पूरी कोशिश है कि उनको इस पैमाने पे ले जाएं यहाँ दुनिया देखे और कहे कि हाँ वाकई कुछ अदारे हैं। वक्फ बोर्ड अपनी जमीन पर हुए नाजायज कब्जों को हासिल करने में मुसलसल नाकाम साबित हो रहा है। जो थोड़ी बहुत जमीन वक्फ के पास बची है उनमें वक्फ बोर्ड दावा करता है कि वो मुसलमानों के फरोग के लिए उनका इस्तेमाल कर रहा है। ये ज़मीनें ज़्यादातर वक्फ के लिए, मसाजिद के लिए, दरगाहों के लिए दी गई थी और उसको हम अब बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो हमारे ऐसे कब्रिस्तान हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे कोई मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, उसे हम लीज आउट कर देते हैं। There is nothing wrong with that, religiously। औकाफ की मिल्कियत की बर्बादी वैसे तो पूरे मुल्क में धड़ल्ले से होती आ रही है, लेकिन अब इसका दखल कब्रिस्तानों तक जा पहुंचा है। बोर्ड अगर अपना काम ईमानदारी से करे तो तालीमी शोबे में पिछड़ रहे मुसलमानों के हालात बदल सकते हैं। जी सलाम के लिए मलेरकोटला से सूखा खान की रिपोर्ट।